कहानी तेरी मेरी। तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत खुश था। अपने सारे काम समय पर ठीक से हो जाया करते थे। अपनी तो छोड़ो, अपनों की परवाह भी अच्छे से हो जाया करती थी। अचानक से तुम संपर्क में आई। तुम्हारे हस्बैंड राहुल से बिछड़ने की वो रोती हुई तुम्हारी आवाज मेरे दिलो दिमाग को चीरती हुई चली गई, जो मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं हुई। सब जानने के बाद मेरे दिल ने सोचा कि इस लड़की को फिलहाल किसी निस्वार्थ मानसिक सहारे की बहुत जरूरत है। फिर तो रोजाना ही दिन में कई बार फोन करके हालचाल पूछने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं तुमसे सिर्फ बात ही नहीं करता था, बल्कि तुम्हारी मानसिक हालत को कई तरीके से ऑब्जर्व भी करता था, और फिर जैसा भी जरूरी लगता उसी तरीके से तुम्हें खुश करने और हंसाने की कोशिश करने लगा। तुम्हें भी मेरे फोन का इंतजार सा रहने लगा। मुझसे बात करना तुम्हें भी अच्छा सा लगने लगा। तुम्हारे पास प्यार का एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया था। मुझे लगा था कि अगर इस वैक्यूम में कोई गलत इंसान सेट हो गया तो ये साफ दिल की सच्ची लड़की और बेकार हो जाएगी। मुझे लगा कि मैं तुमसे इतना दूर हूं कि चाहकर भी पास नहीं आ सकता। इसलिए मैं तुम्हें तब तक भरपूर अपनापन और प्यार दूंगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ, जिससे तुम पूरी तरह महफूज भी रहोगी और तुम्हें बिल्कुल शुद्ध निस्वार्थ सलाह भी मिलती रहेगी। फिर तो तुम्हारा पूरा टाइम टेबल जैसे मेरे दिमाग में सेट सा हो गया। तुम्हारा सुबह देर से जागना, फिर नाश्ता बनाना, कामवाली का आना, नहाना नहलाना, लंच तैयार करना, बेटे आयांश को सुलाने के साथ साथ खुद भी सो जाना, शाम को उसे चॉकलेट शेक पिलाना, फिर उसे बच्चों के साथ खेलने देना, डिनर की कुछ खास तैयारी न करना, थोड़ा बहुत खाकर काम चलाना और फिर आयांश को सुलाकर खुद भी सोने की कोशिश करना, लेकिन देर रात तक जागना, और इन सब के बीच वक्त मिलते ही मेरा तुमसे बातें करना, जो कि दिन में कई बार देर तक होता था। बीच बीच में तुम आयांश और मम्मी पापा से भी बात करती रहती थी। मुझे तुम्हारा हंसना हमेशा से ही अच्छा लगता रहा है। एक दो बार तो देर रात तक हमने बातें भी की थी। बातें कम, लड़ाई ज्यादा की थी। और एक बार तो रात को फोन पर ही, समझ रही हो ना, मेरे यहाँ के वो तमाम रास्ते मुझसे तुम्हारी हुई वो सारी बातें याद दिलाते हैं, जिनसे होकर गुजरते हुए मैं तुमसे तमाम तरह की लंबी लंबी बातें किया करता था। वो बिजली के बिल में तुम्हारा नाम बदलवाना हो, बैंक का कामकाज हो, नौकरी की टेंशन हो, या फिर मकान का मसला, तुमने सब कुछ मेरे साथ शेयर किया। फिर एक दिन तुमने मुझे डार्लिंग कहने का हक भी दे दिया। तुम मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी, बोलती बहुत कम थी। वक्त बीतता गया और तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे पर वापस आने लगी। एक दिन दोपहर में मेरे यहाँ बारिश हो रही थी और तुम वहां बिस्तर में थी। तुम्हें याद है ना, वो फोन पर बात करते हुए तुमने जो बटरफ्लाईज महसूस की थी? फिर तुमने मीठू कहना शुरू कर दिया। तुम्हारी बातों और बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस नजर आने लगा। जब तुमने मुझसे बेवजह नाराज होना शुरू किया तो मैं समझ गया कि तुम अब काफी हद तक संभल चुकी हो। तुम कहीं ना कहीं खुद को मुझसे जोड़कर देखती थी। और फिर उस शाम तुम्हारा रुआंसा सा होकर यह कहना कि रवीश प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, कभी मत जाना रवीश। अब तुम मीठू से आगे निकल चुकी थी। तुम्हारे इतना कहने ने मेरे दिलो दिमाग के दूर कोने में कोई तार इस तरह से छेड़ा कि मुझे लगने लगा कि तुम मुझसे बिछड़ी हुई वो कोई आत्मा हो जिससे मिलकर मुझे अब संपूर्णता का एहसास हो रहा है। उसके बाद से मुझे लगने लगा कि जिस तरह की खुशी मैं तुमसे मिलने से पहले महसूस करता था ना, वो तो एक छलावा मात्र थी,
एक सांसारिक खुशी थी। आत्मीयता की खुशी तो मुझे तुमसे बात करके मिलने लगी। वो रोमांटिक अंदाज में तुम्हारा मुझसे बातें करना, अपने बारे में वो सारी बातें मुझसे शेयर करना जिन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम जानती हो। अपनी शादी के बाद वाले वो सारे अंतरंग पल जिन्हें सिर्फ तुम दोनों ने जिया, उन बातों को तुमने मुझसे शेयर किया। तुम्हारी आवाज में मैंने न सिर्फ प्यार बल्कि हंसना, रोना, इंतजार, परवाह, चिंता, बेचैनी सब महसूस किया। इसकी वजह से मैंने तुम्हें पल पल बदलने वाली लड़की भी कहा और आज भी कहता हूं, क्योंकि तुम कभी कुछ कहती हो और कभी कुछ। एक तो तुम्हारी आवाज, ऊपर से तुम्हारा रोमांटिक अंदाज। कसम से एक एक शब्द दिलो दिमाग में ऐसे उतर जाता मानो सूखे हलक में ठंडे पानी की तरावट हो रही हो। यह सिलसिला फिर करीब रोजाना का सा हो गया। तुम्हें याद है ना वो मेरे फोन का हर वक्त इंतजार करना और फिर पिछले कॉल से अभी तक की सारी बातों का अपडेट देना, रोकर ये कहना कि तुमसे बात न करने की कमी मैं भी महसूस करती हूँ। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं ना। और फिर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक के हर सफर में तुमने मुझे अपने साथ महसूस किया। हमारा इस तरह से बातें करना मानो हम एक दूसरे को जमाने से जानते हों। पता नहीं हमें दूर से ही इतना करीब ले आया कि मुझे तुम्हारी लगातार परवाह रहने लगी। मसलन तुम्हें समय पर चीजें मिलनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने करियर को लेकर बाहर के कामों के अलावा कोई और चिंता नहीं होनी चाहिए। ये सब खुद से हो रहा था। ऐसा तो खैर आज भी लगता है कि न जाने वो कौन सी रूहानी ताकत है जो मुझे इतने अजीब तरीके से तुमसे जोड़े हुए है। मुझे पता ही नहीं चला कि परवाह के मामले में तुमने कब मेरे अपनों की जगह ले ली। फिर तो मेरे सारे व्रत, धागे, नारियल सब तुम्हारे नाम के होने लगे। तुम्हारे करियर को बेहतर बनाने के मकसद से बातों में फिर से चिंता और सलाह का दौर शुरू हुआ। रोजाना घंटों भूख प्यास भूलकर तुम्हारे लिए सोचना मेरे रोजाना में शामिल हो गया। सन्न कर देने वाली सर्द हवाओं में बिगड़ती मेरी तबीयत भी मेरे जुनून को कम न कर सकी। याद है ना तुम्हारी छोटी से छोटी बीमारी ने मुझे कितना परेशान किया है। ये भी तो याद ही होगा ना कि तुम पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लड़ाई से होती हुई तब मुझ पर खूब बिगड़ी थी जब मैंने तुम्हारे दफ्तर में फोन करने की हिमाकत की थी। एक तरह से उस बात पर नाराज होकर तुमने तो जैसे मेरी जान ही सुखा दी थी। तुम्हारे परिवार के सभी लोगों के नाम अब मेरे अपनों के जैसे हो गए। फिर तुम्हारी नौकरी लग गई और मैं बेरोजगार हो गया। हाँ, बिल्कुल बेरोजगार। अरे मुझे तो जैसे पिछले कई महीनों से काम मिला हुआ था ना, तुम्हें ठीक करने और खुश रखने का काम। ये दोनों चीजें पूरी होते ही मैं तुम्हारे लिए ऐसा हो गया जैसे आईफोन वाले के पास पतली पिन का चार्जर, यूजलेस। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे बेहद प्यार करती हो, मुझ पर खुद से ज्यादा विश्वास भी करती हो, लेकिन बस पहले कह देती थी और अब जताने से डरती हो। तुम्हें अब भी मेरे फोन का इंतजार रहता है, अब भी तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन अब जताने से डरती हो। तुम अब डरने लगी हो कि कहीं ये सब आगे चलकर तुम्हारे मेरे लिए परेशानी न बन जाए। पहले तुम सिर्फ दिल से काम लेती थी, अब दिमाग से भी लेने लगी हो। तुम्हारी आंखें अब भी गीली होती हैं, लेकिन अब उन आंसुओं को तुम्हारे अलावा कोई और महसूस नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम्हारी दुनिया आयांश के इर्द गिर्द घूमती है। अब क्योंकि तुम अकेली लड़की हो इसलिए मुझे लेकर तुम पर कोई उंगली न उठे, इसका ख्याल शुरू से ही मैं रखता था। लेकिन मुझे लेकर तुम्हें पता नहीं क्यों इस बात का डर सा सताने लगा है। शायद इसीलिए ही तुमने मुझे अपने पास आने से रोक दिया। हो सकता है तुम मेरी मेहमान नवाजी अपने उस घर में करना चाहती हो जहां पर
कोई चोर नजर हम पर कोई सवाल न उठा रही हो, जहां तुम्हें किसी को कोई जवाब न देना पड़े। अब तुम ठीक हो गई थी और मैं बेहद बीमार। तुम नहीं जानती, मैं आयांश का ऐसा दोस्त बनना चाहता हूं कि वो तुम्हें जिद करे मुझसे मिलने के लिए। वो चाहे मुझे अपने पास बुलाना। वो देखे कि जब उसकी माँ मुझसे बात करती है तो कितना खुश होती है। उसे पता लगे कि दूर बैठा कोई एक ऐसा इंसान भी है जो उसके और उसकी माँ के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। वो मुझे अपना दोस्त माने, न कि अपनी माँ का। मुझे देखकर वो खुशी महसूस करे, न कि शक। तुम्हारे साथ तकदीर में जितना बुरा होना लिखा था शायद वो हो गया है। अब तुम अच्छा सोचो और तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा। मुझे लेकर अपने दिमाग में कोई शक मत रखो, खासकर उस हालत में जबकि तुम मुझे मुझसे बेहतर जानती हो। मेरी मजबूरी हो सकती है, मंशा नहीं। ये तुम्हें खुद से मान लेना चाहिए कि नहीं, इस तरह का बंदा नहीं है वो। और फिर जब तक मजबूरी की सच्चाई का पता न लगे, गलत वजह नहीं पालनी चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि पहले तो ये ऐसा नहीं था, फिर अब ऐसा क्यों हो गया है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि फिलहाल मैं बीमार हूं, लेकिन तुमने मेरी हालत नहीं समझी। मुझे खुद से ठीक होने में अब थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। ये भरोसे का रिश्ता है सपना, इसे शक की कीमत पर मत तोलो। मेरी दुआएं, प्यार, दुलार और मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है। बाकी अगली किश्त में।